Hello and welcome to this very special edition of the Political Capital. Joining me today is the BJP President Rajnath Singh. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो बाजार है या जो इंडिया इंक है वो बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है कि आप पावर में आएंगे। इसका हमने देखा एक एग्जाम्पल, जिस दिन रिजल्ट्स आए असेंबली इलेक्शंस के, आपकी बहुत शानदार जीत हुई उस दिन और बाजार एकदम चढ़ गया। कहीं कहीं आपको लगता है कि जो उम्मीदें हैं, जो बर्डन है, काफी ज्यादा हो रहा है एक्सपेक्टेशंस का? नहीं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, लोगों को विश्वास है, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उस गवर्नमेंट के भी परफॉर्मेंस को देखा है, उस गवर्नमेंट के गवर्नेंस को भी लोगों ने देखा है कि सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के रहने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को डिरेल्ड अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं होने दिया था। इसलिए लोगों को लगता है कि इस देश में गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो हमारी देश की इकोनॉमी को जो एक ताकत मिलनी चाहिए, जो मजबूती मिलनी चाहिए, वह निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए जब बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, एक ऐसी सर्वे रिपोर्ट आती है तो स्वाभाविक रूप से शेयर बाजार में उछाला जाता है और देश की बाजार को पूरा भरोसा विश्वास हो जाता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि अब बनने वाली है तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहो, आश्वस्त रहो और निश्चित रूप से यहाँ की इकोनॉमी को ताकत मिलेगी। एक जो भय है सर, या जो डर है, वो ये है कि, और कुछ हद तक जो हाल ही में हमने पॉलिटिकल सर्वेज देखे, इलेक्शन सर्वेज देखे, उसमें भी जो आ रहा है बाहर जो रिजल्ट्स, उसमें यह है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएंगे, लेकिन क्या आपके पास इतना होगा काफी कि आप गवर्नमेंट बना पाएंगे अपने खुद के बलबूते पे? ये जो एक डर है, इसको आप कैसे कहेंगे? पहली बात, ये जो सर्वेज आ रहे हैं सब, अगर आप देखें 200 से 220-30 की बात कर रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा मार्क से लोअर है। यदि 4 महीने पोलिंग के पहले यदि 200-220 की हमारी सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं तो इस एक ट्रेंड बन चुका है इस देश में कि जो पार्टी चुनाव के दौरान आगे बढ़ रही होती है या सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आने की संभावना रहती है, उस पार्टी की तरफ कॉमन मासेस का उसके चारों तरफ उसका स्वाभाविक रूप से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, सपोर्ट बढ़ने लगता है धीरे धीरे। और आज यदि 220 आ रहा है तो मैं समझता हूं कि 4 महीने के बाद यह फिगर 272 से ऊपर की भी हो सकती है। आपको पूरा विश्वास है? 272 के ऊपर आप जाएंगे? हाँ, 272। एनडीए विद शिवसेना एंड अकाली दल। हाँ, या ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ही 272 आ जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। किस रीजन से आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये आप 200 से? इसलिए है कि मैंने देखा है कि देश में लोग ये चाहते हैं कि देश में जो भी गवर्नमेंट बननी चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्लियर मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो किसी दबाव में काम न करने वाली हो, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए। तो लोग यदि यह महसूस कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आ रही है, सर्वे रिपोर्ट से जो लोगों का यह परसेप्शन बन रहा है, तो अभी 4 महीने शेष हैं जब हमारी पोलिंग होगी, तो मैं समझता हूं 4 महीनों में कॉमन मासेस का पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। सर, जिस बात पर जाके एक इफ की बात आ जाती है वो होता है साउथ, कि साउथ में बीजेपी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी। आपका क्या प्लान है साउथ के लिए? इसे मैं स्वीकार करता हूं कि साउथ की जो हमारी स्टेट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन अथवा मास फॉलोइंग उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि हमारी नॉर्थ में, वेस्ट में, अन्य दूसरी स्टेट्स में है। लेकिन फिर भी हमारी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ वहां पर है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिसे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में हमने प्रोजेक्ट किया है श्री नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी के प्रति कॉमन मासेस का जो कॉन्फिडेंस है, वह केवल नॉर्थ में अथवा ईस्ट और वेस्ट में ही देखने को नहीं मिलता है, बल्कि साउथ में भी वह देखने को मिल रहा है। और साउथ के लोग भी, पॉलिटिकल अवेयरनेस साउथ में कम नहीं है, बहुत अच्छी है।
मैं समझता हूं वो लोग भी चाहेंगे कि इस देश को स्टेबल गवर्नमेंट मिलनी चाहिए और उस गवर्नमेंट को ऐसी लीडरशिप मिलनी चाहिए जो लीडरशिप ट्राइड एंड टेस्टेड हो। तो स्टेबल गवर्नमेंट देने की कैपेसिटी इस समय किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपके एलाइज के बारे में कुछ कहेंगे? साउथ में जो सबसे बड़े जो आपके एलाइज बन सकती हैं वो हैं जयललिता जी। उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है कि आपके साथ गठबंधन करेंगी, उनके खुद के शायद अपने सपने हो कि खुद भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो उस पर कुछ बात हुई है आपकी? क्या उम्मीद है आपकी कि साउथ में जो अलायंसेज हैं वो आपके प्रति चलेंगे, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो एआईएडीएमके हो? इस समय तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारी एलाइज की संख्या बढ़ेगी, बढ़ेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी और हमारी बातचीत भी चल रही है। लेकिन जब तक अलायंस ये मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक मैं उसे पब्लिक नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत चल रही है उसके लिए भी ये एक एम्बैरेसमेंट होता है। तो आप कह रहे हैं कि टीडीपी और एआईएडीएमके दोनों के साथ बातचीत हो रही है कि कोई और भी है? किसके साथ बातचीत हो रही है इसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा इस समय, क्योंकि जब तक जिन लोगों से भी बात चल रही है जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उसके संबंध में। बाकी कौन सी रीजनल पार्टीज हैं सर जिनके साथ आपकी बातचीत? मैं साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं पूरे देश भर की बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार में जो एक बहुत क्रूशियल स्टेट है वहां तो आपका ब्रेकअप हो गया जेडीयू के साथ। बाकी ऐसे कौन सी जो पार्टीज हैं जिनके साथ आप उम्मीद करते हैं कि आगे चल के आप साथ करेंगे, क्योंकि आप उस सरकार के पार्टी थे जिसमें एक बहुत अच्छी कोलिशन चली थी, वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट। तो क्या एक ये अलायंस का जो रूट है, कोलिशन का रूट है, इसमें आप किस हद तक सक्सेसफुल होंगे? देखिए अलायंसेस के बारे में पहले मैंने कहा ना कि जब तक मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक पब्लिक नहीं करूंगा, लेकिन यह सच्चाई आपको बताने में मुझे संकोच नहीं है कि बातचीत चल रही है, बस इतना ही इस समय में कह पाऊंगा। सर, एक बहुत डिफरेंट अप्रोच आपकी पार्टी का देखने को मिला आपके हाल ही में जो आपकी इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुई उसमें। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी भी स्पीच हम सब ने सुनी, कई आपके बाकी नेताओं की स्पीचें सुनी। उसमें एक खुशहाली की बात पे ज़्यादा एफर्ट था, एम्फसिस था, ना कि मंदिर, रिलीजन, कास्ट, इन सब चीज़ों पे, और ना ही कोई डायरेक्ट पर्सनालिटी के ऊपर अटैक्स थे। बहुत कोर एक इकोनॉमी की बात की आप सबने, आपने खासकर। ये एक शिफ्ट देख रहे हैं हम बीजेपी में कि आप, जो जनता है वो आज खुशहाली चाहती है, वेलबींग चाहती है, और आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, ना कि पर्सनालिटी बेस्ड अटैक्स या राम मंदिर या कश्मीर, ये जो अब चीज़ों, इनसे शायद थक भी गए हैं जो अपने मॉडर्न एस्पिरेशनल जो हमारे इंडियन है। वैसे देश की खुशहाली, आम लोगों की खुशहाली, यह तो हमारी प्राथमिकता पहले से रही है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई शिफ्ट हुआ है, यह पहले भी रही है और अब भी है। भारतीय जनता पार्टी यह महसूस करती है कि इस आजाद भारत में बराबर गरीबों की चर्चा तो कांग्रेस पार्टी ने की है, गरीबी की चर्चा तो कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन गरीबों की संख्या कम करने के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए जिस प्रकार का इफर्ट लंबे समय तक इस देश में गवर्नमेंट चलाने वाली कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए था, वैसा इफर्ट कांग्रेस ने किया नहीं। मुझे संदेह होता है कि शायद कांग्रेस पार्टी की यह भी एक स्ट्रेटजी हो कि जब तक इस देश में गरीब रहेगा, जब तक इस देश में अनएडुकेटेड, अशिक्षित लोग रहेंगे, तब तक बहुत ही आसानी से हम उनकी नीयत और ईमान को जब चाहेंगे तब हम खरीद सकते हैं। शायद ये एक स्ट्रेटजी कहीं ना हो, नहीं तो मोर देन 50 ईयर्स तक जिस पॉलिटिकल पार्टी ने भारत जैसे देश में, जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसके बाद भी भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी को दूर न कर पाए, यह बात हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के समझ के परे की है। क्या आप मानते हैं कि ये इलेक्शन एक इकोनॉमी इलेक्शन होगा, जहां पर इन्फ्लेशन, जॉब्स और जो बेसिक, जैसे मैं कह रहा हूं, वेलबींग, जो जिससे जनता परेशान, करप्शन भी अगर आप एक तरह से देखें तो एक इकोनॉमिक इशू ही है,
क्या आप मानते हैं कि ये एक इलेक्शन बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इश्यूज पे लड़ा जाएगा, क्योंकि जनता जो है हर चुनाव आगे निकल चुकी? हर चुनाव में आर्थिक मुद्दों की अहमियत होती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती है और विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। यह हर हर चुनाव में ऐसा होता है। और मैं मानता हूं कि जहां पर इकोनॉमिक इश्यूज होंगे वहीं पर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इश्यूज का भी इसमें महत्व है, क्योंकि नक्सलवाद इस देश के कई राज्यों में निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसके कारण भी संकट है, आतंकवाद का भी संकट है। और केवल इंटरनल सिक्योरिटी की ही क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी की क्राइसिस भी देश के सामने बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं इन सब सारे मुद्दों पर सोच विचार कर देश की जनता अपना वोट कास्ट करेगी। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं इन सब सारे देखने के बावजूद, और जिसे हमने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है, तो नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता को देखने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने बहुत ही एक डेरोगेटरी कमेंट किया नरेंद्र मोदी जी के चाय बेचने वाले इंसान के बारे में, और उसके बाद हमने 2 स्पीचेस में कम से कम देखा, और आपने भी एक स्टेटमेंट जारी की। क्या आप मानते हैं कि ये एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है? क्योंकि जब आप किसी की गरीबी का मजाक उड़ाएं तो ये पब्लिक नहीं टॉलरेट करती। किसी भी सूरत में पब्लिक टॉलरेट नहीं करेगी। लेकिन हमारा कभी कोई स्टेटमेंट यदि रहा होगा तो उसमें डेरोगेटरी रिमार्क हमारी तरफ से नहीं रहा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आपने उसको डिफेंड करने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी जी ने भी, दोनों गोरखपुर में और उसके पहले भी, कि अगर यही आपकी नीति है कि आप इस तरह से मजाक उड़ाते हैं किसी के बारे में, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये पब्लिक इस तरह से इसको महसूस नहीं करती। सचमुच वी आर प्राउड ऑफ अवर डेमोक्रेसी। जिस डेमोक्रेसी में चाय बेचने वाला भी कोई व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए और दूसरी क्या हो सकती है। इससे बड़ी हेल्दी डेमोक्रेसी मैं कह सकता हूं कि दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं हो सकती है, यहां पर कि चाय बेचने वाला कोई व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। देश की जनता उसे अपना लाड़ प्यार दे सकती है। मैं कुछ इकोनॉमिक इश्यूज जो आपने अपनी स्पीच में कहे, उनके 2 या 3 इश्यूज पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपने एक बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अगर आपकी सरकार आती है तो आप डबल कर देंगे। डबल ही नहीं करेंगे, कितना करेंगे हम कोई अभी लिमिट निर्धारित नहीं करना चाहते। और इस संबंध में पूरा प्रिकॉशन हमने लिया है। प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही महीनों के बाद हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक कमेटी बना दी है, जिसका चेयरमैन अपने फॉरवर्ड प्रेसिडेंट श्री नितिन गडकरी को बनाया है। और मैंने कहा कि केवल 5 वर्षों में हम क्या करेंगे यही नहीं तय किया जाना चाहिए, बल्कि 2025 तक हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। एक हमारी दूरदृष्टि होनी चाहिए, लॉन्ग विजन भी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे राजनाथ जी, आप तो वाटर और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस सरकार में, और ये तो कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता इस फैक्ट को कि जितनी डेवलपमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर में उस एनडीए रेजिम में, बहुत हुई। तो क्या प्लान क्या है, किस तरह से? क्योंकि ये एक सबसे बड़ी मुसीबत है। और जो अगर आप किसी कॉर्पोरेट से बात करें तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलते, प्रोजेक्ट क्लियरेंस नहीं मिलते, इन मुद्दों पे आप क्या लेके आएंगे जिससे कि बेटर हो जाएगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, आपने देखा कि उसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से अटल बिहारी वाजपेयी उसी की बात के समक्ष उस समय हम लोगों ने प्रारंभ किया था, और इतना हैवी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुआ था कि आपने देखा कि जब ग्लोबल रिसेशन का दौर चल रहा था, तो भले ही दुनिया के दूसरे देश इस ग्लोबल रिसेशन से प्रभावित रहे हों, लेकिन भारत केवल इसी हैवी इन्वेस्टमेंट के कारण ही ग्लोबल रिसेशन से लगभग अछूता रहा। ऐसी हालत रही। आगे भी हम लोगों का विजन यही है कि अपनी सरकार बनने के बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। अभी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाथ में लिया था। हो सकता है कि आगे कोई दूसरा प्रोजेक्ट, जिसे हम कह सकें डायमंड क्वाड्रिलेटरल, एक दूसरा प्रोजेक्ट हम अपने हाथ में लेंगे, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तक तो हमने 6 लेन 8 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हैं। हो सकता है कि उसके बगल में हम कुछ ऐसा करें कि बुलेट ट्रेन जो है चलाई जा सकें, तो हम वह भी बनाने की प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस जो अपना स्वप्न है राजनाथ जी। प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस, इन्वायरमेंट खासकर को लेकर डिलेज, इस पे आपकी क्या अनफॉर्चुनेट है? एनवायरनमेंट के बारे में इस पे आपके क्या? बिल्कुल, जो कुछ भी होना है इमीडिएट क्लियरेंसेस मिलने चाहिए। हम
अब सिंगल विंडो सिस्टम इसके लिए होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी मैं कभी कभी देखता हूं छोटी छोटी क्लियरेंसेज हासिल करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 वर्षों का समय गुजर जाता है। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने समय के अंदर यह क्लियरेंस मिल जाएगा, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। इसके कारण हमारा देश की इकोनॉमी भी सफर करती है। आपने नेचुरल रिसोर्सेज पर भी बात की कि आप एक एक्शन प्लान लाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो कोल हो या नेचुरल आयरन ओर हो, इस पे क्या प्लान है आपका? क्या क्या किस टाइप का आप इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के जो ओर्स की बात आपने की अथवा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके संबंध में जो आपने बात की, हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे यहाँ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के बाद जो सरप्लस होगा उसे तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं अथवा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिना उसको एक्सप्लॉइट हम करते ही नहीं। हम अपनी कैपेसिटी इतनी डेवलप हमने नहीं की कि हम उसका ठीक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर सकें और हम अपना एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। जैसे मैं कोयले की मैं चर्चा करता हूं, कोयले में क्या हो रहा है, कोयला हमारे पास पर्याप्त है, कोयले की कमी नहीं है लेकिन फिर भी हम कोयला इंपोर्ट करते हैं। ऐसे हालात कम से कम हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद नहीं रहेंगे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हालत तो ऐसी हो गई है, माने हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, और इसी कारण तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस देश में पैदा हुई है। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सटर्नल डेट, ये दोनों मिलकर डॉलर के अगेंस्ट हमारे रुपये की वैल्यू को दिनों दिन ये कम करता जा रहा है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हम देश की इकोनॉमी को अच्छी तरह समझते हैं, कैसे इसको ताकत दी जा सकती है। सर, इन्फ्लेशन पर काबू लाने के लिए क्या थिंकिंग है अगर आपकी सरकार? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने केवल मैक्सिमम मनी सप्लाई करके जो इन्फ्लेशन को चेक करने की कोशिश की है, वैसा ब्लंडर बीजेपी नहीं करेगी। क्या करेंगे? है, हम अपना प्रोडक्शन मैक्सिमम जितना बढ़ा सकते हैं, जितनी डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए हम ये इंश्योर करेंगे। जैसे हम 3 साल आगे तक का हम इस देखेंगे, 3 साल के आगे के बाद क्या स्थिति इस देश में पैदा होने वाली है, कितने प्रोडक्शन की जरूरत होगी, कितना डिमांड है इस समय, यह सब सारा असेसमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे पास पहले से रहेगा। वैसे विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी से वह सब सारी जानकारी इकट्ठी कर ली जाए। क्या आप टैक्स रेट्स को घटाएंगे? यह तो मैं मानता हूं कि टैक्स सिस्टम का रेशनलाइजेशन होना चाहिए, यह तो हमारी मान्यता है। और मैं देखता हूं कि लोग टैक्स देने में उनको कोई परेशानी नहीं है, इसमें इतनी उलझने हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतना हैरेसमेंट है, इससे बचना चाहिए। जैसे हमारे देश का जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, ऐसे लगता है कि टैक्स, लोगों ने मान लिया है कि सचमुच टैक्सों की कोई चोरी करता है तो व्यापारी करता है, बिजनेसमैन करता है। वह भी ईमानदारी के साथ ही अपना बिजनेस करना चाहता है। इस नजरिए से उसे नहीं देखा जाना चाहिए। टैक्स सिस्टम ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि जो ईमानदारी से पेमेंट करना चाहता है, बिना उलझन के, बिना किसी भय के, वह उसका जो है पेमेंट कर सके। सर, और एक चीज मैं बता दूं आपको, टैक्सेशन सिस्टम में भी किस प्रकार का रिफॉर्म होना चाहिए, इसके संबंध में भी हम लोग विचार कर रहे हैं और बहुत गंभीर चिंतन इस दृष्टि से हमारे यहाँ हो रहा है। सर, आपकी जब एनडीए सरकार थी तो आप बहुत ही प्रो रिफॉर्म थे। एफडीआई का मामला हो, डिसइन्वेस्टमेंट का मामला हो, लेकिन हाल ही में एक ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि आप जिस तरह से आप लोगों ने एफडीआई इन रिटेल को अपोज किया, इंश्योरेंस में आपने उतना सपोर्ट नहीं दिया सरकार को जितना आप दे सकते थे, तो क्या कहीं चेंज आया है एफडीआई और फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे इस चैनल के जरिए? देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पहले मैं चर्चा करूंगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की विरोधी नहीं रही है। अटल जी की सरकार थी तब भी हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जितना आगे बढ़ा सकते थे हमने बढ़ाने की अपनी कोशिश की है। हाँ, इतना प्रिकॉशन हम जरूर लेना चाहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के इस एरा में
इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे देश की इकोनॉमी की सॉवरेंटी, इसकी ऑटोनॉमी पर किसी भी सूरत में क्वेश्चन मार्क न लगने पाए, इतना जरूर हम प्रिकॉशन लेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल है, हां, हम रिटेल ट्रेड में नहीं चाहते, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड में हम नहीं चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी वो इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि लगभग 5 करोड़ से अधिक संख्या में लोग छोटे छोटे फुटकर व्यापार में, रिटेल ट्रेड में लगे हुए हैं। वो अनएम्प्लॉयड कहीं ना हो जाए। दुनिया के दूसरे देशों का भी यदि आप देखेंगे, उदाहरण लेंगे, आप भी स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह जो है मल्टी ब्रांड जो ये रिटेल शॉप्स होती हैं या मॉल्स होते हैं, उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण अब नहीं रह गया है। अब अमेरिका जैसा देश भी, जो हमारी जानकारी है, जो हमने पढ़ा है, देखा है, अब वो अभी इसके बारे में रीथिंक कर रहा है। लेकिन इंडियंस को तो आपने अलाउ कर दिया, जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं वो तो बड़े बड़े मॉल ला रहे हैं। वो तो पहले कांग्रेस ने कर दिया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि यह प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए कि हमारे जो ये छोटे व्यापारी हैं, जो फुटकर व्यापारी हैं, उनके रोजगार के ऊपर किसी भी सूरत में प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए। आपकी एनडीए सरकार ने एक और एरिया में जहां बहुत अच्छा काम किया था वो था पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, और आज हम देख रहे हैं कि एक राजनीति फिर शुरू हो गई है कि सब्सिडी कर दीजिए, काट दीजिए दरें। इस पे आपका क्या? नहीं, पावर रिफॉर्म्स होना चाहिए, और मैं कह सकता हूं कि पावर रिफॉर्म्स के माध्यम से आज जो सब्सिडी देने की जरूरत है, शायद वो सब्सिडी देने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। आप हाल ही में भारत तो, जैसे हमारी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, चाहे हमारा गुजरात हो, आज हमारा मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, यह है हमारे इस हिंदुस्तान के जो बीमारू स्टेट्स मानी जाती थी, बीमारू राज्य, उनमें आता था। बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब सारे उसके अंतर्गत आते थे। आज 24 आवर्स की पावर सप्लाई विद इन 7 ईयर्स, 7 वर्ष के अंदर ही हमने इंश्योर कर दिए मध्य प्रदेश के अंदर। तो देश में क्यों नहीं हो सकता है? 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर देश में करिश्मा हो सकता है, और अपनी भारत की इकोनॉमी को हम इतनी ताकत दे सकते हैं, इतना मजबूत बना सकते हैं कि भारत स्वयं में ही एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाए। सर, आम आदमी पार्टी पर आपकी क्या राय? क्या आप मानते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये आपके लिए एक थ्रेट हो सकती है? अगर 20 या 30 सीटें भी आपकी निकाल ले गए तो काफी इफेक्ट हो सकते हैं। इस देश की जनता की राजनीतिक जागरूकता पर मुझे पूरा विश्वास है। इस देश की जनता यह चाहेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी आगे जा रही है उसे क्लियर मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, जो कि स्टेबल गवर्नमेंट दे सके, स्थायी सरकार दे सके और गुड गवर्नेंस दे सके। इसलिए कहीं किसी को थ्रेट मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनकी राजनीति को किस तरह मानते हैं? जिस तरह से इनका इमर्जेंस हुआ है, क्या आप मानते हैं कि इनके पास है वो दम कि आगे चल के कुछ और भी कर सकें, कि यहीं पे दिल्ली में? वैसे मैं समझता हूं कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने तो 26 जनवरी को जो कुछ भी संकेत करना है उन्होंने संकेत कर दिया है, और मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी जी का की स्पीच थी, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। सर, एलके अडवाणी जी का नाम हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ तरीके से आता रहता है। पहले बात ये हुई कि वो बहुत नाराज थे, और उसके बाद अब बात आ रही है कि राज्यसभा से लड़ेंगे या लोकसभा से लड़ेंगे। आप इस पे एक फाइनल बार क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि क्या है उनका रोल? मैंने मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये सब अनावश्यक चर्चाएं क्यों हो रही हैं, हवा में ये बातें क्यों तैर रही हैं, तो हमारी समझ के परे है। वो हमारे नेता थे, हैं और नेता रहेंगे, मार्गदर्शक थे, हैं और रहेंगे। लोकसभा लड़ेंगे, ये उनके ऊपर सब कुछ है, जो करना चाहें करें। It's been a pleasure talking to you, sir. Thank you very much. Thank you very much.